19 अक्टूबर 2015 कनाडा में इलेक्शन का दिन था और कनाडा में लोग भारी संख्या में वोट करने के लिए बाहर आए। रिजल्ट में जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए और उनका अपने देश के लोगों के लिए एक सिंपल मैसेज था। It's time for a change in this country, my friends, a real change. लेकिन आज की बात करें तो यह सपना बहुत तेजी से फेल होता दिख रहा है, क्योंकि घरों की कीमत रिकॉर्ड तोड़ तरीके से बढ़ रही है। फूड बैंकों से कनाडा के लोगों को खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है और टूरिस्ट भी काफी संख्या में कनाडा छोड़ रहे हैं। अब कनाडा ड्रीम एक बुरा सपना बन गया है जो कनाडा का बुरा वक्त दिखाता है। और यदि आप कनाडा में लोगों से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि वे अपने भविष्य को लेकर कितने चिंतित है, कैसे उन्होंने अपने परिवार के साथ एक अच्छे से घर में रहने का सपना देखा था, लेकिन घर की बढ़ती कीमतों की वजह से यह सपना एक सपना बनकर रह गया है। कनाडा में एवरेज घर खरीदने के लिए एक परिवार की पर ईयर इनकम $1,70,000 तक की होनी चाहिए और वैंकूवर जैसे बड़े शहर में यह इनकम बढ़कर $3,60,000 तक बढ़ जाती है। लेकिन कनाडा में एवरेज फैमिली इनकम पर ईयर $70,000 से $80,000 की है और इसकी तुलना उस इनकम से करें तो आपको पता चलेगा कि कनाडा में घर खरीदना अभी के लिए कितना मुश्किल है। 63% कैनेडियन लोग जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है और उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि वे अपने जीवन काल में कोई घर ले सकेंगे। कुछ दशक पीछे जाए तो कनाडा में घर पहले इतने महंगे नहीं हुआ करते थे और उस समय लगभग हर किसी के लिए घर लेना पॉसिबल था। लेकिन पिछले कुछ समय में घरों की कीमत इतनी तेजी से बढ़े है कि इसने लोगों को घर खरीदने की उम्मीद छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। और आप घर खरीदने में कैपेबल भी है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए वैंकूवर जैसे सिटी को ही लीजिए। यहाँ एक घर की एवरेज कीमत लगभग $2 मिलियन की है, जो इस तरीके का दिखता है। और कौन सा आदमी इस तरीके के छोटे घर पर लगभग $2 मिलियन पैसे खर्च करना चाहेगा। आप इतने पैसे में ऑस्टिन जैसी जगहों पर एक अच्छा सा बड़ा घर खरीद सकते हैं। अब इस सिचुएशन में कोई घर खरीदना नहीं चाहता और कई लोग तो रेंट पर रहकर भी खुश है, लेकिन रेंट पर घर लेना भी घर खरीदने जितना मुश्किल हो गया है। पूरे कनाडा में रेंट की वैकेंसी केवल 1.5% के साथ अब तक की सबसे लोवेस्ट लेवल पर है, जिसका मतलब कि लोग रेंट पर घर ढूंढने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एक अपार्टमेंट के लिए सैकड़ों एप्लीकेशन आते हैं और बाकी लोग तो खाली हाथ लौट कर चले जाते हैं। Getting to the point where you can choose to keep a roof over your head or you can choose to keep the lights on and eat, but you can't do both. ऑप्शन कम होने की वजह से कीमतें बहुत बढ़ रहे हैं। मकान मालिकों को भी यह पता है कि किराएदार के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए वे रेंट बढ़ाते रहते हैं। Our landlord increased our rent by $7,000 per month. उदाहरण के लिए टोरंटो और वैंकूवर में एक बड़े बेडरूम वाले अपार्टमेंट का एवरेज रेंट लगभग $3,000 है। टैक्सेस और रेंट के बाद कनाडा में लोगों के पास मुश्किल से गुजारा करने लायक पैसे बचते हैं। घरों की अफोर्डेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम फेडरल और लोकल गवर्नमेंट की नीतियों और निष्क्रियता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में रियल एस्टेट की कीमतों में इतिहास की सबसे बड़ी ग्रोथ देखी है। इसका बहुत बड़ा कारण उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी रही है। 2016 से अब तक सरकार ने लगभग 3 मिलियन इमिग्रेंट्स को देश में एंट्री दी है, जो एक रिकॉर्ड है और पिछले कुछ दशकों की तुलना में प्रति वर्ष 40% से अधिक है। इसके साथ ही देश में लगभग 10 लाख से अधिक फॉरेनर स्टूडेंट है। इतने कम समय में पॉपुलेशन में इतनी अधिक बढ़ोतरी करके सरकार ने पहले से ही अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस मार्केट को और भी परेशानी में डाल दिया है। जो इमिग्रेंट्स घरों और अपार्टमेंटों की तलाश में रहते हैं, जिसके कारण वहाँ के युवा और लोकल लोगों के लिए परेशानी बनते हैं। बढ़ते हाउस रेंट के लिए इमिग्रेंट्स ही एकमात्र कारण नहीं है और लोगों को इस पर उंगली उठाना काफी आसान है, लेकिन कनाडा ने दशकों से हाउस मार्केट में कम इन्वेस्टमेंट की है। CIBC के अनुसार कनाडा में 2030 तक 50 लाख घरों की आवश्यकता होगी। कनाडा में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जिन लोगों के पास घर है वे अक्सर डेवलपमेंट के खिलाफ होते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनकी प्रॉपर्टी की डिमांड कम हो जाएगी और साथ ही परमिट अप्रूवल लेना भी बहुत कठिन है और निम्बियंस अधिकांश बड़े कार्यों के लिए चुनौती बनते हैं। अधिकारी यह जानते हैं, इसलिए वे चुनाव हारने से बचने के लिए घरों के मुद्दों पर ज्यादा जोर नहीं देते। इसके अलावा हर शहर और राज्य में बहुत मल्टीपल टैक्स लगते हैं, जिससे कीमत और टाइम दोनों बढ़ जाते हैं। कुछ शहरों में यह घर की लागत में 20% से अधिक बढ़ जाती है और डेवलपर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट सीधे घर खरीदने वालों ग्राहक पर डाल देते हैं। टैक्स बढ़ने का एक कारण यह भी है कि सरकार की ग्रोथ पॉपुलेशन की कंपैरिजन में तेजी से बढ़ रही है। 2020 से 2023 तक BC सरकार ने 23% की ग्रोथ हुई है।
इसकी तुलना में प्राइवेट सेक्टर जिसकी ग्रोथ केवल 1% हुई। फेडरल गवर्नमेंट में एक समान पैटर्न देखा जा सकता है जिसने 2015 के बाद से लागत में पर ईयर $20 बिलियन जोड़े हैं। कनाडा एक आकर्षित और सेफ प्लेस है पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन OECD में मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ केस देखने को मिले हैं। Another bombshell in the ongoing money laundering scandal in BC. सरकार द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में पता चला है कि ब्लैक मनी का इस्तेमाल घर खरीदने और बेचने में हुआ है, जो विशेष रूप से वैंक्योर और टोरंटो जैसी जगह पर हुआ। पर फिर भी सरकार ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया और मनी लॉन्ड्रिंग पहले की तरह अब भी आसान है। कनाडा में लोगों को एक दिन के खाने पीने की चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कनाडा में 2022 के बाद खाने की चीजों में 10% से अधिक ग्रोथ देखी गई है, जिसके कारण 2023 मार्च में लगभग 20 लाख कैनेडियन लोगों को फूड बैंक में जाकर खाना पड़ा, जो एक रिकॉर्ड को दिखाता है और 2019 की कंपैरिजन से 2 गुना तक बढ़ा है। कनाडा में खाने पीने की चीजों की इतनी कीमत होने का एक कारण कंपटीशन की कमी है। But grocery chain profits are not the reason for food inflation. कनाडा में मुट्ठी भर कंपनियों के पास लगभग 80% मार्केट की हिस्सेदारी है। सरकार ने भी फूड इंडस्ट्री को सॉलिडेशन करने के लिए कुछ नहीं किया, जिसके कारण मार्केट एक ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला बन गया है। अगर ब्रेड का एग्जांपल दूं तो जिस पर केवल 2 कंपनियों का राज है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने पोल्ट्री, एग्स और डेयरी जैसे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाने में भी मदद की है और इन सब चीजों पर एक एवरेज कैनेडियन परिवार को $450 पर ईयर लग जाते हैं, जो घर का किराया देने या न देने का बीच का अंतर हो सकता है। Price on pollution that brings down emissions and it spurs innovation and the kind of investments in emissions reduction that we need, while at the same time putting more money in the pockets of Canadians. सरकारी नीतियों की यह कहानी कोई नई नहीं है। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट ने कार्बन टैक्स लागू किया था, जिससे गैस और हीटिंग की कीमत पहले से अधिक महंगी हो गई है। कनाडा के लोग किसी भी दूसरे G7 देश की तुलना में गैस पर अधिक पैसे खर्च करते हैं। कार्बन टैक्स को नागरिकों और राजनेताओं की ओर से भारी विरोध हुआ है। कार्बन टैक्स के खिलाफ सांसदों ने भी आवाज उठाई थी, क्योंकि उनके एरिया से इसके खिलाफ काफी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। अटलांटिक प्रोविंस में यह समस्या तब बढ़ी जब वहाँ के लोगों को बहुत महंगा और गंदा गैस मिलने लगा और इसी के कारण इस कार्बन टैक्स को सरकार ने हटा दिया। सरकार ने समर्थन में कहा कि लोग बिना कार्बन टैक्स के भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन यह सिर्फ कार्बन टैक्स तक सीमित नहीं है। सरकारी पॉलिसीज की वजह से कनाडा में लोगों को नॉर्मल चीजें भी ज्यादा कीमतों से खरीदनी पड़ती है, जिसका एक एग्जांपल है टेलीकम्युनिकेशन। कनाडा में वायरलेस मार्केट दुनिया का सबसे महंगा है, जो ऑस्ट्रेलिया से 7 गुना और फिनलैंड से तो 1000 गुना एक्सपेंसिव है। सबसे अजीब बात यह है कि देश की 4थी सबसे बड़ी कंपनी शो को हाल ही में देश की नंबर 1 कंपनी रोजर ने खरीदा है, पर गवर्नमेंट ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। बहुत से देशों में ऐसे डीलों को रोक दिया जाता है या कोई दूसरा हल निकाला जाता है। बैंकिंग की हालत भी कुछ इसी तरह है। यूजर्स के लिए यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और कनाडा में एक बैंक ओपन करना लगभग असंभव है। बड़ी कंपनियों के पक्ष में बने कड़े नियम के कारण कनाडा में बैंक शुरू करना नामुमकिन है। इसी के कारण कनाडा में लोगों को किसी भी बैंकिंग फैसिलिटीज के लिए ज्यादा बैंकिंग फीस देनी पड़ती है। देखा गया है कि कनाडा में यूके और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में बैंकिंग फैसिलिटीज पर हर साल $250 तक फीस देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन और कॉम्पिटिटर्स नहीं है। कनाडा एक बहुत महंगा देश बनता जा रहा है और इसे रोकने का एक तरीका इसकी इकोनॉमी को बढ़ाना और हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट करना है, पर कनाडा की गवर्नमेंट ऐसा करने में काफी स्ट्रगल कर रही है। 2019 के बाद से कनाडा ने इकोनॉमिक ग्रोथ में डाउनफॉल देखा है। इसकी तुलना में अमेरिका ने 6% की ग्रोथ देखी है। इस डाउनफॉल का एक कारण प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की कमी। कैनेडियन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कनाडा के बाहर पहले से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर कंपनियां कनाडा में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाह रही? उनका मानना है कि वे कनाडा से अच्छा बाहर की देशों से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है और अब उन्हें कनाडा के करंट गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं रहा, जो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। दूसरा कारण कंपटीशन की कमी। ज्यादातर कनाडा में मेजर कंपनीज को गिने चुने लोग कंट्रोल करते हैं, जिससे प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। अगर कनाडा की नेबर कंट्री अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सभी इंडस्ट्री मार्केट में कंसंट्रेशन का स्तर कम है, जिससे इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन होते रहते हैं, क्योंकि कंपनियां भी कंपटीशन की रेस में आगे रहना चाहती है। कनाडा में एनर्जी सेक्टर में भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में कमी दिखी है। 2014 के बाद से एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में पर ईयर $60 बिलियन की गिरावट आई है और 2016 के बाद से टेक कंपनियों से मिली जीडीपी इन्फ्लेशन के साथ बढ़ी है, जिसका मतलब है कि उनकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुई।
कनाडा से स्टार्टअप और टैलेंट का कई बाहर देश जाना इससे पहले कभी नहीं देखा गया। हर साल 7% कनाडा के लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में यूएस जाते हैं क्योंकि वह उनके देश से ज्यादा सैलरी, कॉस्ट ऑफ लिविंग और अमेरिका ज्यादा इजी लगता है। तो आप क्या सोचते हैं कनाडा के बारे में, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।